नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कैटेगरी रैंक और ओपन रैंक के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है जब वे काउंसलिंग कराते हैं, चाहे नीट का काउंसलिंग कराएं या फिर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का काउंसलिंग हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम बीटेक का काउंसलिंग हो, या फिर यूपी पॉलिटेक्निक का हो, बिहार पॉलिटेक्निक का हो, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का हो। सवाल ये रहता है कैटेगरी रैंक और ओपन रैंक होते क्या है। जब आप एग्जाम पास कर लेते हो, ठीक है, आपका जो रिजल्ट मिलता है उस पर लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, और वहीं पास में लिखा होता है आपका कैटेगरी रैंक और ओपन रैंक। तो देखिए, कैटेगरी रैंक ओपन रैंक क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। ओपन रैंक वो होता है जो मतलब सभी कैंडिडेट्स में से आपका रैंक आया। मान लो 10,000 स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, 10,000 स्टूडेंट्स। तो उसमें से कुछ कैंडिडेट्स जनरल वाले होंगे, कुछ ओबीसी वाले होंगे, कुछ एससी वाले होंगे, कुछ एसटी वाले होंगे, ठीक, कुछ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले होंगे। तो वो सभी कैंडिडेट्स में से आपका चौथा नंबर है, मतलब कि आप किस नंबर पर आते हैं, कौन सा जो नंबर है, कौन सा स्टेज आपको मिलता है। मान लो 10,000 में से आपको 100 नंबर का रैंक मिला, मतलब कि आप उनमें से 100 नंबर पर आते हैं। और किसी को 1 नंबर मिला होगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा नंबर उसके होंगे, और वो नंबर 1 मतलब उसका प्रथम स्थान है इतने कैंडिडेट्स में, है ना। तो ये चीज़ है। तो जो ओपन रैंक होती है उसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स शामिल होते हैं, मतलब कि सभी कैंडिडेट्स की अपेक्षा देखा जाता है कि आप किस नंबर पर आते हैं। वहीं जो कैटेगरी रैंक होती है वो सिर्फ आपकी कैटेगरी के होते हैं। मान लो आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हो, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में आते हो, तो आपकी जो कैटेगरी रैंक होगी वो जितने भी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनके हिसाब से बनी होगी कि आप उनमें से मान लो 10,000 में से 5,000 जो कैंडिडेट्स हैं ओबीसी वाले थे, ठीक है, तो वो जो 5,000 हैं उनमें से आप किस नंबर पर आए हैं वो आपकी कैटेगरी रैंक होगी। इसी तरीके एससी या फिर एसटी कैंडिडेट्स की भी कैटेगरी रैंक होगी, ठीक है। तो वो जो होती है कैटेगरी रैंक वो आपकी कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच बनती है, और जो ओपन रैंक होती है उसको हम जनरल रैंक कहते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग होती है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो चॉइस फिलिंग कैटेगरी रैंक के हिसाब से फिल करें या फिर ओपन रैंक के आधार पर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जो कैटेगरी रैंक होती है वो कम होती है ओपन रैंक की अपेक्षा, मतलब कि ओपन रैंक ज़्यादा होती है कैटेगरी रैंक की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओपन रैंक में सभी कैंडिडेट्स आते हैं, उसमें जनरल वाले भी आएंगे, ओबीसी वाले आएंगे, एससी वाले आएंगे और एसटी वाले आएंगे। मतलब कि ये जो जनरल रैंक बनती है वो सभी कैंडिडेट्स के हिसाब से बनती है, मतलब कि सभी कैंडिडेट्स में से आपने किस नंबर पर परफॉर्म किया है, आपको कौन सा स्थान मिला, ये होती है आपकी ओपन रैंक, ठीक है। तो ये हमेशा ज़्यादा रहती है कैटेगरी रैंक की अपेक्षा। तो अगर आप चाहते हो कि हमें जिस राउंड में हम अप्लाई कर रहे हैं उसी राउंड काउंसलिंग में हमें कॉलेज अलॉट हो जाए, तो ऐसे में क्या करो, आप ओपन रैंक के आधार पर चॉइस फिलिंग करो। मान लो हमारी इतनी मतलब ये जो ओपन रैंक ज़्यादा है, ठीक है, इस हिसाब से भरो कि अगर ओपन रैंक के हिसाब से हमें कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो फिक्स है कि हमें मिल ही जाएगा। तो अब देखो काउंसलिंग का जो सिस्टम होता है वो करता क्या है, सबसे पहले देखता है जो कैंडिडेट्स की ओपन रैंक क्या है। ओपन रैंक के हिसाब से देखता है कि जनरल की जो सीटें हैं, मतलब कि जो ओपन रैंक वाली सीटें हैं वो खाली हैं या फिर नहीं। अगर खाली रहती हैं तो वो आपको जो जनरल सीट्स हैं, मतलब कि विदाउट कैटेगरी वाली जो सीट्स हैं, जो अनरिजर्व्ड सीट है, वही आपको अलॉट कर देंगे। और देखते हैं कि अगर सीटें वहाँ पर जनरल वाली नहीं बचती हैं तो ऐसे में क्या करेगा, सिस्टम देखेगा कि आपकी कैटेगरी रैंक क्या है, और फिर वो कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको सीट अलॉट कर देगा अगर सीट खाली रहेगी तो, ठीक है। तो मतलब कि ये काम ऑटोमेटिक होता है, आपको केवल चॉइस फिलिंग भरनी है अपनी ओपन रैंक और कैटेगरी रैंक के आधार पर। चॉइस फिलिंग अलग अलग नहीं भरनी है, आपको केवल एक ही चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, दोनों को देख करके अपनी कैटेगरी रैंक ओपन रैंक के आधार पर। जो काउंसलिंग का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ओपन रैंक और कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको सीट अलॉट कर देगा। पहले देखेगा कि ओपन रैंक क्या है, अगर उस हिसाब से आपको सीट मिल रही तो अलॉट कर देगा, नहीं मिल रही है तो देखिएगा कैटेगरी रैंक आपकी क्या है, उस हिसाब से अगर सीटें खाली हैं तो आपको कैटेगरी रैंक के हिसाब से सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए काउंसलिंग प्रोसेस होता कैसे समझिए। जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है। चॉइस फिलिंग कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है, चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया होती है। कहीं कहीं ऑटोमेटिक होती है, कहीं कहीं पर आपको चॉइस लॉक करना होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, मतलब कि आपको सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं हुई है, वो रिजल्ट में दिखाता है। ठीक है, तो अलॉट हो गई है तो आपको उसमें एडमिशन लेना है, तो आपको उस सीट को फ्रीज करना होता है। ठीक है, मतलब कि आपको एडमिशन उसमें लेना है तो फ्रीज करोगे, उसके बाद आप उस अलॉटेड कॉलेज में जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे और आप एडमिशन लोगे। ठीक है, जो फीस पे करनी है वो पे करोगे। और अगर आपको अपग्रेड करना है, मतलब कि आपको वो सीट तो चाहिए लेकिन आप सोच रहे हो कि इससे बेहतर हमें सीट मिल जाए, अगले राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो ऐसे में क्या करोगे, अपग्रेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। अपग्रेड करोगे तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर नेक्स्ट राउंड में सीट अच्छी नहीं मिलती है, ठीक है, तो ऐसे में पुरानी वाली सीट मिल जाएगी। अगर अच्छी सीट मिल जाती है तो पुरानी वाली कैंसिल हो जाएगी, आपको नई वाली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपग्रेड में होता है। और एक होता है डिक्लाइन वाला ऑप्शन, कि आपको सीट चाहिए ही नहीं। ठीक है, जो आपको सीट मिली है ये बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप डिक्लाइन कर सकते हो। ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे डिक्लाइन वाला, ठीक है, तो आपको जो सीट मिली थी वो कैंसिल हो जाएगी और आप नए वाले राउंड में, मतलब कि अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और फिर उसमें भी आप चॉइस फिलिंग करोगे और आपके रैंक के आधार पर अगर सीट मिलना होगा तो मिल जाएगा। अगर फाइनली आपको बिल्कुल भी कोई सीट अलॉट नहीं होती तो ऐसे में आप विड्रॉ फ्रॉम काउंसलिंग कर सकते हो और आपके जो सिक्योरिटी मनी आपने जमा की होगी वो आपको मिल जाती है वापस, अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, काउंसलिंग का कोई भी नियम नहीं तोड़ते हो तो। ठीक है, तो फाइनली आपकी जो सिक्योरिटी मनी होती है वो मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो वापस नहीं होती है, लेकिन जो सिक्योरिटी फीस होती है वो मिल